मुझे नहीं पता था कि सीए क्या है, कोर्स कैसा है, कोर्स कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। सीए होता बेसिकली क्या है, कितने लेवल्स होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में? मतलब एक पूरा A to Z जो बिल्कुल ही जैसे 12th पास करके आया है, एक 49% से 47 रैंक लाना, I know. है ना। तो जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं वो भी सीए बन सकते हैं। स्ट्रैटेजीज बताइए कैसे लाया? सीए के लिए सेल्फ स्टडी से हो सकता है सीए क्वालिफाई, या उसके लिए कोचिंग लेना जरूरी है? क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि एक हर किसी का एक थॉट प्रोसेस अलग होता है। सीए के साथ एडिशनल डिग्रीज कौन सी करनी चाहिए आपके हिसाब से? अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आप एलएलबी कर सकते हो अलॉन्ग विद सीए। अगर आप साथ में कुछ फाइनेंस के अंदर या फिर कुछ बिजनेस कंसल्टिंग के अंदर जाना चाहते हो, देन यू कैन डू सीए प्लस एमबीए। इफ यू वांट टू बिकम स्टॉक एनालिस्ट या फिर फाइनेंशियल फंडामेंटल उन सब में जाना चाहते हो, देन यू कैन डू सीए प्लस सीएफए। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बैठाने पड़ेंगे। अब एक इंसान है, वो अटेम्प्ट्स दिए पे दिए जा रहा है, बट उसका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। अगर कोई फेल हो रहा है तो सबसे पहली चीज सिर्फ आप ही नहीं हो। एक स्टार्टिंग सैलरी सीए की कितनी रहती है? इट कैन रेंज इन बिटवीन 5 लाख टू 25-30 lakhs एज अ फ्रेशर। आर्टिकलशिप के बारे में थोड़ा सा और बताइए, और कैसे कैसे काम मिलते हैं, इन सब के बारे में सब बताइए। डिफरेंट फर्म्स होती है, लेकिन हर किसी का ड्रीम होता है बिग फोर में जाना। क्लाइंट्स कैसे लाते हैं आप? कैसे लाते हो क्लाइंट्स? क्लाइंट जो लाना ना एक कला है। अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए उसमें? बेसिकली जस्ट यू नीड अ लैपटॉप। फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, सीएफओ बनना क्या सीए के थ्रू ही पॉसिबल है, या उसके लिए कोई और वे आउट भी होता है? हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गांधी टॉक्स। और आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। जी हाँ, आज का पॉडकास्ट होएगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, और ऐसे वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ही, एक रैंकर चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ पास होने की ही सोचते हैं, कभी रैंक लाने के बारे में सोचते ही नहीं। तो चलिए आज वेलकम करते हैं सीए तुषार सर को। हेलो सर, कैसे आप? थैंक यू मनिका, बढ़िया। आप बताइए मैम। बस बहुत ही बढ़िया। चलिए सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में पूछते हैं कि आप कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फील्ड में आए और क्यों आए। ये थोड़ा सा ना पुराना मतलब सवाल है, और मतलब कुछ जो मेरे दर्द है ना वो निकल के आ जाते हैं उसमें। आपको बताता हूँ कि कभी भी मैं ना पढ़ाई के अंदर अच्छा नहीं था। ये सारे बोलते हैं, मुझे ऐसे लगता है मैं पढ़ाई के अंदर, और फिर भी सही में नहीं था। मतलब 11th में आई गॉट 49% और एक मतलब आप समझ रहे हो, आई वॉज फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल। 49% थी, और कभी भी सीए के बारे में सुना ही नहीं था मैंने। अच्छा, ओके। 12th तक। तो 12th में क्या हुआ था, मतलब 11th तक जैसे मैंने आपको बताया पढ़ाई में ऐसा था। देन 12th के अंदर जब मैं आया तो उस समय पे मेरे पेरेंट्स से उन्होंने बोला कि यार एक काम कर, कोचिंग लगवा ले, ठीक है, पढ़ ले भैया, थोड़ा 12th वाले बोर्ड के एग्ज़ाम है। तो सीए तो छोड़ो, मतलब उस समय पे तो ये था कि 12th पास होगी नहीं होगी, मतलब मेरे पेरेंट्स तो ये सोच रहे थे। तो नाउ अब उस समय पे क्या था कि कोचिंग स्टार्ट करी, तो वहाँ पे भैया थे हमारे जो अकाउंट्स पढ़ाया करते थे कोचिंग के अंदर। तो वो उसी साल सीए बने थे। ओके। तो जब वो सीए बने तो आए, मतलब खुशी आए, सीए बन गया। और पता चला, अब उन्होंने बताया कि मैं 10 साल से ये सीए कर रहा था। अच्छा। और 10 साल बाद सीए बने हैं वो। तो मैंने कहा, मतलब हर कोई, मतलब एक होता है ना कि यार ये कौन सा कोर्स है 10 साल लग गए, जिसके अंदर सब बच्चों के अंदर वो थोड़ा सा हो गया। तो हमने ऐसे पूछने लगा भैया सीए क्या होता है। तो भैया बोल रहे एक काम करना, कोचिंग के बाद जिसको भी जानना है रुक जाना, मैं बताऊंगा क्या होता है सीए। तो रुक गए हम लोग। तो भैया ने बताया कि ये ऐसा होता है, सीए वैसा होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो भैया ने बताया कौन करेगा, मैंने कहा मैं करूँगा। तो जिसकी हालत ये थी 49% 11th के अंदर, वो बंदा 12th के अंदर बोल रहा है कि मैं करूँगा। और मुझे आज तक याद है 20 फरवरी 2013 मैं जाके सीपीटी हुआ करता था, अभी सीए फाउंडेशन होता है, जाके लाइन में खड़ा हुआ था और एग्ज़ाम का फॉर्म जो सीए का जो सीपीटी का फॉर्म होता है वो मैं जमा करा रहा था। तो 20 फरवरी को। तो उसके बाद इस तरीके से मेरी जो मतलब सीए की जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे नहीं पता था कि सीए क्या है, कोर्स कैसा है, कोर्स कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, कोई मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था, या फिर कोई फैमिली वो सपोर्ट नहीं था उधर की तरफ से कि कोई मतलब कोई पहले से कोई हो या सीए कर रहा हो या कोई सीए बन गया हो। तो बस वही था कि भैया ने से सुना कि यार सीए बन गया, कुछ बढ़िया कोर्स लगा और जाके ज्वाइन कर लिया। तो इस तरीके से सीए की जो जर्नी थी वो मेरी स्टार्ट हुई।
अच्छा, ओके, वेरी नाइस। एक बार हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि सीए होता बेसिकली क्या है, कितने लेवल्स होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, मतलब एक पूरा ए टू जेड जो बिल्कुल ही जैसे 12th पास करके आया है और वो सोच रहे हैं कि मैं सीए करूँगा बट उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो एक बार उसके हिसाब से बता दीजिए कि कितने लेवल्स है, क्या है सब कुछ। मतलब जैसे मेरे को नहीं थी। हाँ, एग्जैक्टली क्या पासिंग परसेंटेज होती है सब। हाँ जी। राइट। तो अगर मैं बात करूँ, जब मैंने सीए करी थी उस समय पे लेवल्स मतलब नाम अलग अलग होते थे, बात तो वही मतलब आज भी वही है। तो पहले हमारे ज़माने में हुआ करता था सीपीटी, आईपीसी देन फाइनल। आज वही सीपीटी बदल के हो गया फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, ओके। उसके बाद आईपीसीसी हो गया इंटरमीडिएट, देन उसके बाद फाइनल। ठीक है, और सबके अंदर ही 50% पासिंग मार्क्स होते हैं। ठीक और है। इसमें ग्रुप के हिसाब से चीज़ें रहती हैं Right. कि अगर आप एक ग्रुप दे सकते हो, 2 ग्रुप भी दे सकते हो। जैसे इंटर के अंदर, फाइनल के अंदर ग्रुप्स का रहता है, इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। सीए फाउंडेशन में ग्रुप्स होते हैं। सीए फाउंडेशन में जो अभी जो करंट सिनेरियो, देखो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया क्लियर करे हुए, तो अभी एज ऑफ नाउ मुझे आइडिया नहीं है कि इसके अंदर ग्रुप है या नहीं, बट आई थिंक इसके अंदर नहीं है। ओके। क्योंकि मेरे को एमसीक्यू बेस्ड आता है। हाँ, ऐसा नहीं, सीओ सीपीटी में हुआ करता था। अच्छा, हमारे समय पे हुआ करता था। अभी आई थिंक लिखने वाला ही हो गया उसके अंदर फाउंडेशन के। सीए फाउंडेशन, हाँ। ओके। तो अब जो सीए फाउंडेशन जो है वो लिखने वाला हो गया, उसके अंदर ग्रुप्स नहीं है, मतलब एक ही है, एक ही के अंदर रहता है। और उसके अंदर 50% चाहिए होता है आपको पासिंग के लिए। ठीक है, तो पासिंग के लिए 50% चाहिए होते हैं। उसके मतलब बाद 50% कैसे, अगर आप कितने नंबर का पेपर होता है कुछ? फाउंडेशन जो रहता है वो 400 का रहता है। 400 नंबर और 200 पासिंग हाँ, होना चाहिए। और ये क्या है ना, पैटर्न्स बदलते रहते हैं। जैसे पहले हमारे ज़माने में मतलब यार ऐसा लगा बुढ़ापा, कितना बुढ़ापा आ गया। तो बट जब हमारे टाइम पर 8 पेपर हुआ करते थे, जैसे इंटर के अंदर। आज से अप्रोक्सीमेटली 10 साल पहले। हाँ 2014 के अंदर मैंने दिया था, राइट। ओके। तो उस समय पे 8 पेपर, अभी 6 पेपर भी हो गए हैं, है ना। फाइनल के अंदर जैसे 6 पेपर हो गए, तो और इंटर्स के अंदर भी आई थिंक 6 पेपर हो गए। तो ये चीज़ें चलती रहती है, पेपर चेंज हो रहे हैं, पेपर बदल रहे हैं। बट द पॉइंट इज, वो जो पासिंग स्टैंडर्ड है वो 50% का ही है। 50% आपको लाने होंगे। और इसके अंदर ऐसा कुछ रहता है कि अगर आपकी लेट से एक पेपर में आप एक बार आपने एग्जाम दिया, आपके 50% नहीं आ पाए और किसी पेपर में 60 नंबर आ गए, तो उसको एग्जाम्शन बोलते हैं। तो आपकी अगर एग्जाम्शन आ गई, देन आपको नेक्स्ट टाइम पेपर नहीं देना पड़ेगा। जी, वो सीएस में भी सिमिलर चलता है, राइट। हाँ। अच्छा, तो एक बात बताइए, अगर हम इंटर की बात करें तो कितने पेपर्स होते हैं इंटर में, इंटरमीडिएट में बेसिकली? नहीं, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि अभी जैसे उस समय पे 8 हुआ करते थे, अभी एज ऑफ नाउ आई थिंक 6 हो गए हैं। ओके, 6 है। और एक ग्रुप, लेट्स से एक ग्रुप में 3 पेपर है, हाँ। ठीक है। और 100 मार्क्स, 300 मार्क्स के 300 में से आपको 50% लेके आना है, यानी कि 150 मार्क्स लेके आने हैं। लेट्स से जिसमें एक पासिंग परसेंटेज भी होगा कि 40 मार्क्स पासिंग होंगे, ऐसा है? यस। ठीक है, तो 40 यानी कि कितना बना? 120। तो हमें 30 मार्क्स और एक्स्ट्रा चाहिए, तब जाके हमारा 150 बनेगा। यानी कि मान के चलिए आप मिनिमम सब में 50-50 ले ही आओ। और अगर 50 भी नहीं ला पाए तो एक में 40 ले आए, एक में 60 ले आए, और दूसरे पेपर में अगेन 50 ले आए। मतलब आपको टोटल करना है 150। एग्जैक्टली। ठीक है ना। जिसके 60 अबव आ जाए उसको मिल जाती है उस पेपर से एग्जेम्पशन, आप एग्जेम्प्ट हो जाते हो। सिमिलर पैटर्न सीएस में भी चलता है। बिल्कुल। ठीक है, मेरे साथ तो आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्योंकि ऐसे ही रहते हैं। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सीए है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मतलब लोग बहुत हवा बनाते थे, कि एक्चुअल में ये सच में या एक मिथ है कि मतलब सीए आसान है या? राइट। तो चीज़ें ना जो कुछ लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैंने जैसा आपको बोला कि मैं कभी भी ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में अच्छा था, है ना। और जब एक मतलब मैं बोलूँगा बिलो एवरेज स्टूडेंट, और व्हेन आई क्लियर माई सीए फाइनल, तो आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 47। ठीक है, एक 49% से 47th रैंक लाना, I know. है ना। तो इट्स नॉट अबाउट कि यार 12th में वो बच्चा, या फिर ऐसा था कि मेरी 99% आती है तो मैं सीए बन ही जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं, मतलब मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, वो भी सीए बन सकते हैं। तो वो अगर आप उसको जितना कॉम्प्लिकेट करोगे ना, और जितना ज़्यादा वो माइंड में रखोगे कि डिफ़िकल्ट है, तो वो डिफ़िकल्टी आपके लिए बन जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्योंकि मेरे साथ वो बैगेज तो था ही, वो 49% वाला। तो वन ऑफ माई फ्रेंड जो स्कूल में था, फ्रेंड था, तो वो आया मेरे पास, मेरे से बोलता कि सीपीटी का रिजल्ट था उस समय, सीपीटी का रिजल्ट था। तो मेरे से आके बोलता कि भाई क्या कर रहा है आजकल। मैंने उसको बोला कि यार सीए कर रहा हूँ आजकल। तो कहता कि सीए हलवा है क्या, कोई भी खा जाएगा। तो मतलब
तो आप बोले कि हाँ बट रहे गुरुद्वारे में खा लेंगे, हम भी खाएंगे तुम भी खाओ। तो वो ना उस तरीके का माइंडसेट था लोगों का, उसका भी माइंडसेट वैसा था कि सीए डिफ़िकल्ट है। और उसने ना आगे कहीं ना कहीं मेरे को डरा दिया कि भाई ये जो अगर तू सीए कर रहा है, कहीं ना कहीं एक हो तो जाता ही है कि यार उसने आके मेरे को बोला कि सीए हलवा है कि कोई भी खा जाएगा। तो मुझे भी अपने ऊपर डाउट होने लगा यार कि कुछ गलत, भैया ने कोर्स तो बताया था और ज्वाइन भी कर लिया, कुछ गलत तो ज्वाइन नहीं कर लिया सही में। तो लेकिन उस दिन जब सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ, जब सीए सीपीटी क्लियर हुआ, तो एक कॉन्फिडेंस दोबारा आया, है ना। तो सेम ही डे के अंदर एक पहले डिमोटिवेशन आया, फिर मोटिवेशन आया व्हेन आई क्लियर दैट एग्जाम। तो द पॉइंट इज, इस तरीके से आपको रास्ते में लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको जैसे मिथ जो है वो फैलाएंगे कि यार ये डिफिकल्ट है, और उसका बर्डन अगर आप लेकर चलोगे कि डिफिकल्ट है यार कुछ नहीं होगा, है ना, और इस तरीके से अगर बर्डन रहेगा आपके दिमाग के अंदर तो डिफिकल्टी बनी रहेगी वो। और अगर आपको लगेगा कि चीज़ें ईजी हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि एक अगर मैं सोचता बिफोर गिविंग सीए फाइनल कि मैं तो 49% वाला बंदा था यार, और आई कैन कम्पीट विद जो बाकी के लोग हैं, है ना, तो फिर मेरी ऑल इंडिया रैंक 47 कैसे आती। राइट। तो मतलब जो मेरा एक फ्रेंड था इसी जर्नी का, जब बना था, जो साथ में बना था फ्रेंड था, तो ही वॉज अ सीबीएसई टॉपर मेरे टाइम का, एंड उसके 12 मार्क्स कम थे मेरे से। अच्छा। ही वॉज अ सीबीएसई टॉपर। तो मतलब मेरे टाइम पे ही। तो द पॉइंट इज कि आप वो बर्डन अगर लेकर चलोगे अपने दिमाग के ऊपर कि यार मैं इसके साथ कैसे compete करूंगा, सीबीएसई टॉपर है ये, मैं 49% वाला बंदा, मैं कैसे compete कर सकता हूँ, तो वो बर्डन रहेगा ही। और वो जो मिथ है जो लोगों ने कर रखा है, और वो आप बैगेज लेकर चलोगे तो नहीं कर पाओगे। राइट। आई थिंक लोगों से ज़्यादा ना हम अपने आप से कैसे बात करते हैं, हमारा खुद के साथ सेल्फ टॉक कैसा है। अगर हम बोल रहे हैं अपने आप को कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो इवेंचुअली आप नहीं कर पाओगे। राइट। ठीक है ना। लोग तो एक्सटर्नल फोर्स तो है ही जो आपको ऐसे डिमोटिवेट करेंगे ही करेंगे कि नहीं ये तुम्हारे वैसे तो 49 है, तुम कैसे करोगे। फ्रेंड्स क्या, रिलेटिव्स भी बोलते हैं, हर कोई बोलता है। बट अगर हम खुद से ही हार मान ले, खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे तो फिर रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएंगे। तो आपकी ये अच्छी चीज़ है कि आपने अपने आप खुद से मतलब नेगेटिव सेल्फ टॉक ना करके पॉजिटिव सेल्फ टॉक की। Right. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, तो वैसे एक सवाल तो है ही, ये 49% से 47 रैंक AIR मतलब रैंक लेके आना, तो ये कैसे आपने स्ट्रैटेजी, पॉसिबल नहीं, स्ट्रैटेजी पॉसिबल तो ऑफ कोर्स है ही, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल तो है ही, है ना, पॉसिबल तो है ही। स्ट्रैटेजीज बताइए कैसे लाया। तो 49% से जो ऑल इंडिया रैंक 47 का जो जर्नी थी, वो मैं नहीं बोलूँगा कि डिफ़िकल्ट थी, बट मैं बोलूँगा कि जो साथ में लोग जुड़े मेरे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 49% थी मेरी 11th के अंदर, लेकिन 12th में ना एक मेरा फ्रेंड हुआ करता था प्रशांत, है ना। जैसे मैंने बोला 11th तक मैं पढ़ने में सही नहीं था, 12th में ऐसा एकदम से क्या हो गया, या उसके बाद ऐसा क्या हो गया जो सब कुछ सही होता गया। तो लोग अच्छे मिलते रहे मेरे को, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने से ज़्यादा मैं उन लोगों के लिए बोलूँगा कि यार उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा हर पॉइंट पर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, प्रशांत मेरा 12th के अंदर जो प्रशांत था वो मेरे को पता नहीं क्यों, लेकिन सोचता था कि यार इंटेलिजेंट बंदा है, एंड ही यूज्ड टू आस्क मी क्वेश्चंस और मेरे को पता नहीं होते थे। और 11th में मेरे को आज तक याद है, मेरे 30 मार्क्स आए थे मैथ्स के अंदर, एंड 3 मार्क्स मेरे को ग्रेस में मिले थे जो मेरे सर थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि ठीक है पास हो सकता है, इसको कैपेबल है बंदा, तो 12th में कर दिया जाए इसको। तो 33 मार्क्स पासिंग के, अभी पता नहीं क्या चल रहा है 12th के अंदर, मतलब 11th के अंदर 33 मार्क्स, मतलब हर पेपर के अंदर 33 मार्क्स चाहिए होते थे, है ना। तो 33 इस तरीके से बन गए। देन उसके बाद तो जैसे मैंने आपको बताया प्रशांत, तो वो मेरे से मैथ्स के क्वेश्चन पूछा करता था, पता नहीं क्यों, उसको लगता था ये इंटेलिजेंट है। और मैं क्या करता था, जब वो नहीं बता पाता था मैं उसको, तो घर पे आके पढ़ता था। और उसके चक्कर में 12th का समझने के लिए मैं 11th का पढ़ने लगा, है ना। उसके अंदर 11th में कुछ समझ में नहीं आता तो पीछे जाने लगा, और लेकिन पढ़ने लगा मैं। और फिर इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई, पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा, है ना। जो पहले मैं बंक मार के इधर उधर भागता था स्कूल से, ठीक है, पहला पीरियड लगाया देन बंक मार लिया, यही था, ठीक है। बट वो चीज़ें ना मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार पढ़ाई तो ज़्यादा मज़ेदार है। पढ़ाई मज़ेदार है। वाह। आप ना जो चीज़ नहीं करते ना, जब वो चीज़ करने लग जाओ, जैसे आप घूम रहे थे, है ना, 15 साल से 16 साल से आप घूम रहे हो, आपने कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आई यूज़ टू प्ले गेम्स, है ना, पूरे दिन वीडियो गेम्स चल रही हैं, ठीक है। तो लेकिन जब मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट लगा जब उसके अंदर, तो वो एक होता है ना कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अच्छा। इसमें मज़ा आ रहा है। जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आंसर आ रहे हैं, तो वो मज़ा आ रहा है उसके अंदर।
तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो पहला प्रशांत वॉज दी वन फर्स्ट फैक्टर। देन उसके बाद जो मेरे, जैसे मैंने बताया आपको, ट्यूशन लगवाया था, अकाउंट्स वाले भैया, ठीक है, सेकंड मोटिवेटर या फिर सेकंड पर्सन जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा उस समय पे। थर्ड वन इज मनोज भारद्वाज, जो कि मेरे मैथ्स के उस समय पे ट्यूशन लगवाया था मैंने। तो वो भी मेरे को ये पता क्या बोलते थे कि इस बंदे के 100 आउट ऑफ 100 आएंगे मैथ्स में इस बार। अच्छा, पता नहीं क्यों मेरे पर विश्वास करा उन्होंने कि 100 में से 100 लेकर आते हैं। उसको देखा ही होगा ऑफ कोर्स। मतलब मैं अपने आप से क्वेश्चन करता था कि यार अगर ये बंदा मेरे को बोल सकता है कि ये सर मेरे को बोल सकते हैं कि 100 में से 100 लेकर आएगा, तो मैं अपने पर विश्वास क्यों नहीं करता। वो बात अलग है, 100 में से 100 नहीं आए। आई गॉट 83 मार्क्स इन मैथ्स एंड देन उसके बाद जर्नी ठीक हो गई। मतलब आई गॉट 78% इन 12th, बट दैट वाज सेकंड हाईएस्ट इन माई क्लास, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है। तो गवर्नमेंट स्कूल आज से 10 साल पहले इतने नहीं थे सही। अब आजकल तो दिल्ली में बोले जाता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है, बट एट दैट टाइम चीज़ें सही नहीं थी। देन उसके बाद 12th इस तरीके से हुई क्लियर। तो वो एक चस्का चढ़ गया था पढ़ाई करने का, अब मज़ा आने लगा था पढ़ाई करने में। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। देन उसके बाद फाउंडेशन में, जैसे मैंने आपको बताया, क्लियर हो गई फिर वहाँ से। देन उसके बाद CA इंटर फर्स्ट टाइम में बोथ ग्रुप क्लियर एंड आई वॉज इन CA फाइनल इन नेक्स्ट 1 ईयर, मतलब 12th के बाद। मतलब 2013 में मेरी 12th हुई, 2014 में आई वॉज इन CA फाइनल। तो इस तरीके से ये रही। मतलब आप 1 साल 2 साल के अंदर आपकी बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई। चलो, आपको सपोर्ट मिला ये तो हम मान के चलते हैं, बट आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही, मतलब रैंक लाने की, वो बताइए। स्ट्रैटेजीज राइट। तो स्ट्रैटेजी जो है, अगर मैं बात करूँ, रैंक मेरी जो आई है वो CA फाइनल में आई है। CA फाउंडेशन या CA CPT में या CA इंटर में मेरी कोई रैंक नहीं थी। नाउ द पॉइंट इज, CA फाइनल में भी क्या हुआ था कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा CA फाउंडेशन, CA CPT एंड CA इंटर मेरा फर्स्ट हैंड में निकल गया था। तो एक ना ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है आपके अंदर कि यार अब तो कुछ भी कर देंगे, है ना, CA फाइनल भी पहली बार में निकाल देंगे। बट मुझे सेटबैक तब लगा जब मेरा पहले अटेम्प्ट में CA फाइनल नहीं हुआ, ठीक है। और पहले अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ, और यू विल नॉट बिलीव कि मेरे किसी भी पेपर में 60 मार्क्स भी नहीं आए थे। जो भी हमने बात करी एग्जामिशन चाहिए होती है, अगर एक में एग्जामिशन आ जाएगी देन आपको वो पेपर नेक्स्ट टाइम नहीं देना होगा, है ना। तो मेरे एक भी पेपर में 60 से ऊपर नहीं, सभी पेपर के अंदर या तो 55, 56, 57 और 2 पेपर के अंदर 40 से नीचे। मतलब एग्रीगेट भी नहीं बना, एग्जामिशन भी नहीं हुई, और पहले अटैम्प्ट के अंदर मैं वहीं लटक के रह गया। अच्छा, अब आपको 3 महीने मिलते हैं जब आप फेल होने के बाद आपको 3 महीने मिलते हैं कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर सको। तो मैंने तैयारी करी, और मैं बोलूँगा मैंने स्ट्रेटजीज बिल्कुल चेंज कर दी उस समय पर। राइट। नाउ द पॉइंट इज कि क्योंकि आप ये समझो कि एक अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ हूँ और 3 महीने है मेरे पास, है ना, और एक में भी एग्जामिशन नहीं, है ना। तो वो कहीं ना मेरे को पता चल गया मेरी कि यार ऐसा नहीं है कि जो लाइफ है वो मेरे हिसाब से चल रही है। क्योंकि पहले 2 अटैम्प्ट जो पहले CA इंटर या CA CPT मैंने दिया था, तो CA फाइनल मेरे को लगा था यार सब चीज़ मेरे हिसाब से चल रही है। लेकिन वो पता चला कि ये चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, चीज़ें आपको उसके लिए चीज़ें करनी पड़ेगी, है ना, आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। तो मेरी मतलब वही है कि कुछ चीज़ें थी जो मैं फर्स्ट हैंड में नहीं कर पाया था, तो सेकंड हैंड में करी। अब क्या क्या करा वो मैं बताता हूँ। 3 महीने के अंदर एक फेलियर को मैंने रैंक में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, कैसे? ठीक है, जो कि आई डोंट थिंक कि काफ़ी लोग सेकंड हैंड में रैंक लाते हैं। जनरली यू विल सी पीपल जो CA के अंदर, CS के अंदर, CMA के अंदर फर्स्ट हैंड में रैंक आती है, क्योंकि आपको 3 महीने मिलता है एंड यू कैन नॉट चेंज एवरीथिंग इन दोज 3 मंथ्स। और अगर आपकी एक में भी एग्जामिशन आ जाती है तो फिर आप रैंक नहीं ला सकते नेक्स्ट टाइम के अंदर। बहुत सारे मतलब कॉम्बिनेशंस रहते हैं, इफ एंड बट रहते हैं। तो लोग सेकंड हैंड में बहुत रेयरली आप मिलेंगे आपको जिनकी रैंक आती है। अब क्या हुआ ऐसा कि जो मेरी रैंक आ गई 3 महीने में, मैंने ऐसा क्या कन्वर्ट करा अपने अंदर, क्या चेंजेस लेकर आया। तो स्ट्रेटेजीज ये थी कि जैसे मेरी जो जैसे लॉ या फिर जो ऑडिट है या जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है, जैसे इसका हो गया, उस समय पे इसका होता था, IT रिलेटेड सब्जेक्ट हुआ करता था, लॉ हो गया, ऑडिट हो गया। तो उनको क्या करता था, मैं ना पढ़ना स्टार्ट करा इस तरीके से कि जैसे एक चैप्टर मैंने उठाया, लाइक से एक चैप्टर का नाम है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इस तरीके से एक चैप्टर का नाम है। तो मैंने उस चैप्टर को पढ़ा। अब उस चैप्टर को पढ़कर मैंने अपनी आवाज़ के अंदर ही उस चैप्टर को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा। अच्छा, हाँ, ओके। तो और वो चैप्टर जो आप समझो कि जिस चैप्टर को मैंने पढ़ा है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जिसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो उस चैप्टर को मैंने पढ़ा। और वो जो चैप्टर है मतलब आप समझो 1 दिन पूरा लगाया, और उसको आपने 15-20 मिनट के अंदर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है पूरे 1 दिन की, वो आपने उस अपनी आवाज़ के अंदर, खुद की आवाज़ के अंदर वो रिकॉर्ड करके डाल दिया। ओके, उससे क्या फिर आपने वो कब सुनी? हाँ, और वो जब भी आपको अब रिवाइज करना है
आपको रिवाइज करने के लिए दोबारा नहीं पढ़ना, और वो अंडरस्टैंडिंग जो आपकी आज है, एक दिन जो पूरा पढ़ के आपने वो चैप्टर ख़त्म करा है, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी एग्ज़ाम से एक दिन पहले नहीं रहेगी। क्योंकि आज जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसको अगर मेरे को उस एग्ज़ाम तक लेकर जाना है तो मेरे को कहीं ना कहीं उसको कैरी करना पड़ेगा। एंड जो मेरे को कैरी करने का तरीका मेरे पास क्या है, थ्रू जो मेरे रिकॉर्डिंग है, मेरी खुद की रिकॉर्डिंग। मेरी जो खुद की रिकॉर्डिंग है, आपको ऐसा नहीं बोरिंग तरीके से आप रिकॉर्ड कर रहे हो। मतलब अगर आप नॉर्मली ऐसे इंग्लिश में ही बोलोगे जो लिखा हुआ है तो आप अपनी आवाज़ नहीं सुनोगे, है ना। Correct. आप बोले पता नहीं यार क्या बात है, वो क्या सुन रहा हूँ मैं। तो मैंने उसको थोड़ा सा उसके अंदर मतलब मॉड्यूलेशन लाना, थोड़ा सा मतलब पिच हाई कब करना है, पिच लो कब करना है, उस तरीके से करके उसको रिकॉर्ड करा मैंने, ताकि इंटरेस्टिंग मेरे को खुद इंटरेस्टिंग लगे जब मैं सुनूँ अपनी आवाज़ को। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर आपको बेसिकली रैंक लानी है, रैंक ना भी लानी हो, बट पढ़ने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है कि आप रिकॉर्ड कर लो अपने आप को। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, आप वॉक करने के लिए गए, आपने रिकॉर्डिंग की अपनी आवाज़ में, आप वही रिकॉर्डिंग सुनने लगे। इससे आप बार बार बोलोगे तो वो पैटर्न बनते जाता है और आपको याद रहेगा। और सेकेंड, एक बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि मैं मतलब ऐसे बोरिंग तरीके से नहीं बोलता। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया का प्रियम्बल याद किया था गाना गा के। ठीक है, तो वो पूरा प्रियम्बल मैंने एक सॉन्ग के वे में खुद बनाया और याद कर लिया। और वो प्रियम्बल मैंने 9th क्लास में याद किया था, और आज से आई थिंक 15 साल हो गए होंगे अप्रॉक्सीमेटली, मुझे वो बाय हार्ट याद है। तो आप किसी गाने के फॉर्म में या किसी मतलब जिसमें आप अपना पिच थोड़ा हाई लो ऐसे करके आप चीज़ों को याद कर सकते हो। Right. और रिकॉर्डिंग इज़ अ बेस्ट वे कि आपने पढ़ा, फिर अपने आप को रिकॉर्ड किया, फिर वो रिकॉर्डिंग आप सुनते गए। आप वॉक करने के लिए चले गए, आपने सुन ली, एग्जैक्टली या आप कभी भी चला लो उस रिकॉर्डिंग को जब आप फ्री हो। एग्जैक्टली तो इससे आपके दिमाग में चीज़ें रिपीट होती जाएंगी। और लर्निंग यही है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा सबसे राइट देखा जाए तो अभी। और आपको मैं इसमें बताता हूँ कि जैसे अब आपने रिकॉर्डिंग कर ली अपनी, आपने रिकॉर्डिंग करने के बाद लेट से आपकी पूरी रिकॉर्डिंग 3-4 घंटे में आपकी पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी, पूरे आपके सिलेबस की, पूरे उस पर्टिकुलर जो सिलेबस जो भी सब्जेक्ट है उसकी 3 से 4 घंटे में रिकॉर्डिंग हो गई। नाउ आप ये समझो आपकी वो जो अंडरस्टैंडिंग है इतने टाइम की, आप वो 3-4 घंटे के अंदर कैरी कर रहे हो। और सोचो आप एग्जाम से एक दिन पहले आपको छुट्टी मिलती है, एक दिन का गैप रहता है एग्जाम में। हाँ। आप सोचो आप उसको सुन के जा रहे हो, पूरी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपने वो जो डेवलप करी है अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ आप जा रहे हो आप एग्जाम के अंदर, तो कितना बेटर परफॉर्म करोगे। और लॉ के सेक्शंस तो कितने याद हो सकते हैं इसमें। प्रैक्टिकल में तो चलो आप क्या रिकॉर्डिंग करोगे, बट लॉ की चीज़ें तो जैसे सीए में भी लॉ का सब्जेक्ट होता ही है, लोगों को सेक्शंस याद नहीं होते। Right. तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में करो और सुनते रहो। Right. खैर मेरे तो ऑनेस्ट बताऊँ, मैं जैसे कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ, तो एक ना लॉ को याद करने के लिए भी एक तरीका होता है। जैसे अगर मैं अभी आपको बोलूँ आर्टिकल 47 क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप बता सकते हो? नहीं बता पाओगे ऑफ कोर्स। अब इसका ना एक तरीका होता है, याद करने के लिए भी एक तरीका होता है। हमारी ऑडियंस को बच्चे हैं तो उनको शायद बेनिफिट हो जाए। अब आपने वो हनी सिंह का गाना सुना है, लक इज 28 एंड 47 वेट। अब उस 47 वेट को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यही हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि स्टेट को ध्यान रखना है सिटीजन्स की, उनकी न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में। तो मतलब ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम याद कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छा हमें स्ट्रैटेजी के बारे में बताया। अब आप हमें बताइए कि सीए के लिए सेल्फ स्टडी से हो सकता है सीए क्वालिफाई, या उसके लिए कोचिंग लेना ज़रूरी है, या फिर ये जो आजकल प्लेटफॉर्म्स है यूट्यूब वगैरह, इससे पढ़ाई कर ले और सीए क्वालिफाई करना आसान है? मतलब इन सब के बारे में बताइए। सीए देखिए, आप काफ़ी लोग सुनोगे कि सेल्फ स्टडी से भी सीए क्लियर करी है, कुछ लोगों ने कोचिंग से भी क्लियर करी है। ये एक इंडिविजुअल प्रेफरेंस है मेरे हिसाब से, और इसके अंदर आप किसी को बोलो कि यार तेरे को सेल्फ स्टडी से ही करना है या तेरे को कोचिंग लेकर ही करना है, तो वो एक, मेरे को पता है यार मैं कोचिंग वाला ही बंदा हूँ, लेट्स से मेरे को पता है यार मैं सेल्फ स्टडी से नहीं, मेरे को समझ में नहीं आती थी, मुझे समझने के लिए एक बंदा चाहिए, लगेगा मेरे को एक बंदा टीचर लगेगा। तो उसको कोचिंग ही लगेगी। फिर आप अगर बोलोगे यार सेल्फ स्टडी से ही कर, सेल्फ स्टडी से कर, और कुछ लोग जो होते हैं वो सेल्फ स्टडी में ही उनको मज़ा आता है, वो उनको समझने में ही मज़ा आता है कि मैं सेल्फ स्टडी से ही चीज़ें करूँ। नाउ अगर इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है, काफ़ी सारे लोग जैसे आप देखोगे क्वेश्चन ये करते हैं कि सेल्फ स्टडी से मैंने सीए क्लियर करी, यू कैन ऑल्सो क्लियर। क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि एक हर किसी का एक थॉट प्रोसेस अलग होता है। करेक्ट। और मतलब तरीका अलग होता है, हर किसी का आना करने का तरीका अलग होता है। तो अगर जिसको सेल्फ स्टडी पसंद है वो सेल्फ स्टडी से क्लियर कर गया,
लेकिन आपको चीज़ें समझ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं सकते। एक होता है कि यार मेरे को एक टीचर से बेटर वे में समझ में आती हैं चीज़ें, तो देन आपको उस तरीके से अप्रोच करना चाहिए अपनी पढ़ाई को। तो मेरे हिसाब से ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस है कि वो सेल्फ स्टडी से जाना चाहता है या फिर कोचिंग से जाना चाहता है। मतलब कुछ भी चीज़ क्लियर हो सकती है अगर आप सेल्फ स्टडी से भी करना चाहते हो, प्रोवाइडेड आपके पास वो चाह है कि हाँ यार मैं सेल्फ स्टडी से चीज़ें कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको ये है कि यार मैं सिर्फ थ्रू कोचिंग पहले समझ लूँ चीज़ों को, उसके बाद उसको करूँ, तो फिर उस हिसाब से आपको करना तो कोचिंग में ऑनलाइन या ऑफलाइन? चाहिए। वो तो देखो इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। चलिए, ये भी बहुत अच्छी चीज़ बोली कि अगर आपका दोस्त जो है वो डिसिप्लिन है, उसको सेल्फ स्टडी करना पसंद है, तो आप उसको कॉपी करके ये नहीं कि आप भी सेल्फ स्टडी करने लग जाओ। आपका नेचर किसी और तरीके का है, लेट्स से आपको किसी की गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, तो आप कोचिंग जा सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग तब वाइबल है जब आपको अपना टाइम बचाना है, पर आपको लगता है कि ऑनलाइन कोचिंग में भी आपका बिल्कुल ही आप डिसिप्लिन नहीं हो, ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं कर सकते, तो उस सिनेरियो में आप ऑफलाइन कोचिंग जा सकते हो। चलिए, सीए के साथ एडिशनल डिग्रीज कौन सी करनी चाहिए आपके हिसाब से? करनी भी चाहिए या सीए अपने आप में बहुत है? राइट, गुड क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या है कि सीए, कई लोग क्या करते हैं, आप देखोगे सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है मेरा यहाँ पर। ये सब ना फालतू की, मतलब आपस में सारी चीज़ तीनों डिग्री एक साथ करना मेरे हिसाब से कोई सेंसिबल डिसीजन नहीं है। तीनों डिग्री कर उसके बाद अगर आप इंटरव्यू के अंदर बैठोगे ना, तो वो आपसे क्वेश्चनिंग कर लेगा, आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, आपसे क्वेश्चनिंग जरूर कर लेगा। भाई सीए के ऊपर भरोसा नहीं था कि सीएस और सीएमए भी कर ली। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर कि तीनों के जो सब्जेक्ट्स हैं या तीनों का जो स्टडी मटेरियल है या तीनों की जो पढ़ाई है सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, और 10-20% का ऊपर नीचे है बस। तो नाउ द पॉइंट इज व्हाई यू आर डूइंग सीएस सीएमए, जस्ट कि आपके सामने लग जाए एक, तो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन जरूर कर लेगा इस चीज़ को लेकर कि क्यों सीएस करी, सीए कर रहे थे, सीएमए कर रहे थे। मैंने किसी को नहीं देखा किसी को कोई एडवांटेज मिल रहा हो सकता है कोई इक्का दुक्का अगर कोई कमेंट करके बताए तो किसी को प्लीज कमेंट करके बता। बट ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा कि किसी को एडवांटेज मिल रहा है। राइट, नाउ द पॉइंट इज कि फिर क्या करें। देखो यार, देखो ये आपके ऊपर है कि वेयर यू वांट टू गो। लेट्स से मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आप एलएलबी कर सकते हो अलॉन्ग विद सीए, ठीक है। ओके, तो अगर आप साथ में जैसे कुछ फाइनेंस के अंदर या फिर कुछ बिजनेस कंसल्टिंग के अंदर जाना चाहते हो, देन यू कैन डू सीए प्लस एमबीए, ओके, ठीक है। इफ यू लेट्स से वांट टू गो इन स्टॉक एनालिस्ट एंड इफ यू वांट टू बिकम स्टॉक एनालिस्ट या फिर फाइनेंशियल फंडामेंटल उन सब में जाना चाहते हो, देन यू कैन डू सीए प्लस सीएफए, राइट। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बैठाने पड़ेंगे। इफ यू वांट टू गो आउटसाइड इंडिया, देन यू कैन डू सीए प्लस एसीसीए या फिर सीपीए। अच्छा, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे आपको। अगर आप सीएस सीएमए जो लोग करते हैं, मतलब कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तो सीए सेल्फ सफिशिएंट, और या फिर अगर आप सीएस कर रहे हो तो सीएस इज सेल्फ सफिशिएंट। अगर आपको एडिशनल कोई डिग्री चाहिए तो जैसे मैंने आपको बोला उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर डिग्री ले रहे हो तो या तो एक ले लो, सीए, सीएस, राइट, सीएमए, जो भी आपको सही लग रही है। और उस डिग्री के साथ अगर आपको प्रोफेशनल डिग्री लेनी है तो लेट्स से अगर आपको कोर्ट्स में जाके प्रैक्टिस करना है तो आप साथ में एलएलबी की डिग्री ले सकते हैं, राइट, ठीक है। अगर आपको, जैसे आपने बोला फाइनेंस में आप इंटरेस्टेड हो, तो आप एमबीए फाइनेंस कर सकते हो, राइट। ठीक है। सीए में जैसे पासिंग परसेंटेज के हमने बारे में पूछा, अब एक इंसान है वो अटेम्प्ट्स दिए जा रहा है बट उसका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो बहुत डीमोटिवेशन होता है और डिप्रेशन भी होता है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? देखो यार, फर्स्ट स्टैंड में मेरा भी नहीं हो पाया था जैसे मैंने बोला, और सीए अगेन जैसे कि हर किसी, मतलब ऐसा, अब अगर आप पासिंग परसेंटेज देखोगे तो 100% तो है नहीं, है ना। तो इफ़ यू विल सी नाउ ऑल्सो कि 5 से 10%, 20%, मैक्सिमम 20, हायर साइड 20% जाता है, तो 80% तो पास नहीं हो रहे हैं। तो ये अगर कोई फेल हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ तो सिर्फ आप ही नहीं हो, 80% जनता ऐसी है, वो भी मैं आपको लोअर साइड बता रहा हूँ, मतलब 20% इज हाईएस्ट रिजल्ट, है ना। तो अगर 5% रिजल्ट आ रहा है तो 95% जनता ऐसी जो फेल हो रही है, राइट। सो सबसे पहली चीज़ तो अगर आप फेल हुए हो और इफ इट्स योर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, है ना, देन आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेटजी में क्या दिक्कत। जैसे मेरा पहली बार में फेल हुआ, मुझे समझ में आया कि मेरे साथ क्या दिक्कतें थी। क्या चैलेंजेस रहे हैं आपके साथ? मेरे साथ चैलेंजेस यही थे कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था,
कि यार मैं तो कर ही लूँगा इसको, है ना। जो आर्टिकलशिप का फेज़ होता है 3 साल का फेज़ होता है, अब उसमें जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं 6 महीने बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। मैंने 1 साल के बाद स्टार्ट करी, है ना। चीज़ें उस तरीके से मैनेज ही नहीं कर पाया मैं। तो अब नाउ द पॉइंट इज कि जब लोगों की रिवीजन की टाइम आता है, जब आप एग्जाम से 2-3 महीने पहले क्या करोगे, रिवीजन करोगे। मैं क्लास ले रहा था उस समय पर भी, तो ये गलतियां थी ना मेरी, क्योंकि मैं एक होता है ना कि यार कर लेंगे इसको भी, 2 निकाली ये भी निकाल ही देंगे, तीसरा लेवल, तो वो चीज़ थी। तो अगर मेरी स्ट्रेटेजी में गड़बड़ थी फिर उसके बाद मेरे को चीज़ चेंज करनी थी ना, या मैं बोलूँगा स्ट्रेटेजी नहीं थी गड़बड़, क्या मेरी स्ट्रेटेजी नहीं थी। मुझे ये था कि बस ठीक है 8 एग्जाम है, देने हैं, जाकर पास होना है, ठीक है। सोचा नहीं था फेल भी हो सकता है, बट हो गया, फेल हुआ। देन उसके बाद समझ में आया कि मेरे को स्ट्रेटेजी में ही मेरी गड़बड़ थी। हमें लगता है हमने 100% दे दिया अपना, लेकिन आप जब बैठोगे ना और सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आपकी क्या क्या गड़बड़ियाँ थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो पहले अटेम्प्ट जब मैं नहीं क्लियर कर पाया तो मुझे समझ में आया कि मेरी, बैठा समझा तो मुझे समझ में आया कि स्ट्रेटेजी कहाँ कहाँ पे, मैंने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी। उसके बाद मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, पहले दिन ही मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि किस तरीके से अब इसको टैकल करना है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी बना के फिर वो मैंने एग्जीक्यूट करा। तो जब तक अगेन ये, अगर आपको जब तक लग रहा है कि यार मैं 100% अपना नहीं दे रहा हूँ और मैं नहीं क्लियर नहीं हो रहा है मेरा, और मैं 100% भी नहीं दे पाया ड्यू टू XYZ रीज़न, कि यार आप जॉब की वजह से कहीं ऑक्यूपाइड थे, आर्टिकलशिप की वजह से नहीं हो पाया, या फिर पढ़ाई आपकी कंप्लीट नहीं थी, आपको जब तक ये लगता है ना कि आपने 100% अपना नहीं दिया, तब तक आप दो। तो इट मे बी 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, उसके बाद जब आपको लगे ना कि यार मैंने तो अपना 100% ही दे दिया, सब कुछ कर लिया, नहीं हो रहा है, तो यार देखो लाइफ इज बियॉन्ड CA, करेक्ट। ठीक है। और आपने अपने आर्टिकल इतना तो एक्सपीरियंस ले लिया आपने कि आप कहीं पर भी जाकर एक अच्छी खासी जॉब कर सकते हो। तो उस जॉब के साथ साथ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है आपके ऊपर, करेक्ट। है ना, तो एटलीस्ट आपकी 40 से 50 हज़ार भी जॉब लग जाएगी फिर भी, जितना आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, 3 साल की आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है। और तो 40 से 50 हज़ार रुपये की अगर आपकी जॉब लग रही है, अलॉन्ग विद दैट स्टार्ट समथिंग। यस, कुछ सोचो कि यार अब जैसे लेट्स से अगर आपको लगता है कि लाइक यू कैन प्रिपेयर फॉर कैट, है ना, यू कैन गो फॉर MBA, या फिर अगर आप LLB के लिए जाना चाहते हो, अगर आपका वहाँ इंटरेस्ट है तो वहाँ पे उसको आप ट्राई कर सकते हो। नाउ द पॉइंट इज यू हैव टू थिंक कि यार ये चीज़ें मैंने कर ली ट्राई, अब बस CA के अंदर जितना देना था दे दिया मैंने, अब नहीं हो रहा है ना। लेकिन वो जब तक नहीं छोड़ना है आपको, जब तक आपको लगता है कि यार अगर 1% भी आपने कम दिया है, अगर आपको लगता है कि 99% हो गया, 1% रह गया था, बस कमी थी मेरी, कहीं ना कहीं कमी थी, जब तक दो, है ना। 3, 4, 5 अटेम्प्ट बाद तो आपको रियलाइज होगा कि यार अब तो दे दिया है मैंने, अब नहीं दे सकता। और तो देन जब आपको लगे कि हाँ यार दे दिया है मैंने और अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, देन यू कैन थिंक समथिंग एल्स। तो चलो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को एक टाइम फ्रेम देते हो कि मैं अपने आप को CA की प्रिपरेशन में 2 साल दूंगा और उस 2 साल में मैं अपना 100% दूंगा। अगर फिर भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो मैं इसी चीज़ के पीछे अपनी ईगो नहीं लगाए रखूंगा कि मुझे यही क्लियर करना है, यही क्लियर करना है, यही क्लियर करना है, Right, ठीक है ना। मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि इससे मेरा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं अपनी ईगो के चक्कर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फंस जाते हैं। क्योंकि मैंने भी CS क्वालिफाई किया, शायद समवेयर अपनी ईगो की वजह से ही क्वालिफाई किया, क्योंकि आज की डेट में आई एम अ प्रोफेसर, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो प्रैक्टिस तो नहीं किया ना। तो इससे बेटर, मतलब नो डाउट ये प्रोफेशनल डिग्रीज आपको हर जगह काम तो आती ही है, बट वो एक ईगो होती है ना, वो अटक जाती है, वो अड़ जाती है कि नहीं नहीं ये क्वालिफाई करना है। तो उस ईगो के चक्कर में ना फंसे, और जित आपका, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपना टाइम वेस्ट हो जाता है ना चाहते हुए भी, कि इतनी पढ़ाई की और घूम ही आते फ्रेंड्स के साथ, ये बड़ा गिल्ट फैक्टर रहता है। इससे जो मेरे फ्रेंड्स बुलाते थे तब मैं जाती नहीं थी, मैं पढ़ती रहती थी, ये बहुत गिल्ट फैक्टर रहता है। तो अपने आप को एक टाइम फ्रेम दीजिए और उसी टाइम फ्रेम के अंदर अपना 100% दीजिए। Exactly. हो गया सही है, नहीं तो और बेटर ऑप्शंस को सर्च करो, अपनी ईगो को मत फंसाओ। राइट। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी में हमारे ये क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं कि अगर हम CA एग्ज़ाम फेल हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो अपने लिए और ऑप्शंस हम सर्च कर सकते हैं। बट लेट्स से कि MBA कर लो, आप लॉ कर लो, ठीक है, CFA कर लो या बाहर का आप अप्लाई कर लो, उसके अलावा कुछ ऑप्शंस है जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे?
मेरे हिसाब से तो जो स्किल्स है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। करेक्ट। अगर आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मैं गवर्नमेंट स्कूल से था, तो वन ऑफ माय फ्रेंड वाज सेलिंग जो ये फोन कवर नहीं होते है ना, वो फोन कवर सेल करता था लाजपत नगर मार्केट में, अच्छा, है ना। काफी साल उसने वो काम करा एंड एक बार मतलब ऐसे ही जनरल डिस्कशन हो रहा था, तो उसने जो ये डेवलपिंग लैंग्वेजेस होती है वो स्टार्ट करा, है ना। आज से 3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उसने पढ़ना स्टार्ट करा, सी स्टार्ट करी, पाइथन स्टार्ट करी, एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। एंड नाउ उसका जो पैकेज है, क्योंकि मैं ही उसकी आइडिया भरता हूँ ठीक है, तो उसका जो अभी पैकेज है वो मतलब कुछ इस तरीके से कर रखा है उसने कि कुछ कंसल्टेंसी भी कहीं पे देता है, कुछ काम भी कर रहा है, तो 22 लाख रुपीज ही इज अर्निंग एज ऑफ नाउ, 22 lakhs। वाओ। तो मतलब उसने क्या करा, वो स्किल सेट उसने एक्वायर करा, है ना। 6 महीने उसने पढ़ा और फिर वो इंडस्ट्री में काम चेक करने चला गया, और उसको मतलब वही है ना कि उसके स्किल सेट को कंपनीज ने ही पहचाना और वो 22 लाख के पैकेज पे आ गया आज। वाह। तो द पॉइंट इज कि यार जो चीजें हैं, जैसे अभी हमने पहले ही बात करी कि जो स्किल्स है, अगर सीए नहीं हो पा रहा आपका, आपके पास बाकी के जो कोर्सेज हैं वो तो है ही ऑप्शन, लेकिन स्किल्स की कोई बाउंड्री नहीं है। आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से एक्वायर कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में चले जाओ, बूमिंग चीज़ है, ठीक है। करेक्ट। आप ये डेवलपमेंट में चले जाओ, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में चले जाओ, तो आपको चीज़ एक्सप्लोर करनी पड़ेगी कि यार मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है, उसके अंदर आपको स्किल सेट एक्वायर करके, सही स्किल सेट एक्वायर करके आपको उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना होगा। आप देखो, जो काफ़ी सारे आप इन्वेस्टर्स देखोगे, ऐसा थोड़ी हो चार्टर्ड अकाउंटेंट या एमबीए है, ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे विजय केडिया जी है ना, वन ऑफ द मतलब अच्छे खासे उनकी नेटवर्थ है, तो वो बीए हैं, ठीक है, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर वो बीए हैं। तो ऐसा थोड़ी है, उनको एक स्किल सेट होने के लिए आपको कोई डिग्री थोड़ी चाहिए। करेक्ट। तो यू कैन बिकम फंडामेंटल इन्वेस्टर, है ना। आप चार्ट पढ़ना स्टार्ट करो, टेक्निकली यू कैन डू वेरी वेल, जो उसके अंदर चार्ट्स एंड ऑल रीड करना, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो स्किल सेट एक्वायर करने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। तो अदर देन दोज कोर्सेज जो हमने बात करी, स्किल सेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप स्किल सेट के थ्रू भी कर सकते हो और आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो यू शुड एक्सप्लोर दैट एरिया। चलिए, अभी आपने कुछ मनी रिलेटेड बात की, तो उससे मुझे पूछना है कि एक स्टार्टिंग सैलरी सीए की कितनी रहती है? सीए की सैलरी देखो डिपेंड करता है, अगर मैं बात करूँ सबसे पहली चीज़ 2 चीज़ों के ऊपर मेरे हिसाब से। वन इज योर टेक्निकल स्किल्स, ऑब्वियसली कितने आप टेक्निकली कितने ग्रूम हुए हो अपनी आर्टिकलशिप पेज के अंदर। तो सेकंड थिंग इज कम्युनिकेशन। ओके। कम्युनिकेशन बोलूँ या कॉन्फिडेंस बोलूँ, अगर आपके पास टेक्निकल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है ना, बट यू आर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, ये भाई कि कुछ भी पूछ रहा है ना, यू आर इवन इफ यू आर सेइंग कॉन्फिडेंटली कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस टॉपिक्स, आई विल रीड एंड देन विल अप्लाई इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से अगर आप कॉन्फिडेंटली भी बोल रहे हो तो उसको मजा आएगा इस चीज को भी सुनने में, है ना। मतलब एक आप अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो, चीजों नहीं पता यार, कॉन्फिडेंटली इसने बोल दिया नहीं पता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसा नहीं कि सारी चीजें नहीं पता। द पॉइंट इज कि कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस, ये मेन चीज जो होती है वो रोल प्ले करता है कि आपका पैकेज क्या रहेगा एज अ सीए। अच्छा, ओके। और आपने काम क्या किया है? अब टेक्निकल, वही मैंने बोला, टेक्निकल तो है ही है। हाँ, फर्स्ट इज टेक्निकल, देन द सेकंड थिंग इज कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो सीए का जो सैलरी जो पैकेज रहता है, इट कैन रेंज इन बिटवीन 5 लाख टू 25-30 lakhs ओके। एज अ फ्रेशर, ठीक है। बट जो 5 लाख वाले हैं, आप जब उन 5 लाख वालों से मिलोगे ना तो पता चल जाएगा 5 लाख वाला है, अच्छा, और जब वो 30 लाख वालों से मिलोगे ना तो आपको पता चल जाएगा 30 लाख वाला बंदा है। क्या फर्क है? क्या फर्क है दोनों के बीच में? तो वही चीज होती है कि एक जो 5 लाख वाला बंदा होगा, देखो डिग्री तो दोनों को मिली है, हाँ, सीए की डिग्री, तो उसके आगे भी सीए लगा हुआ है, उसके आगे भी सीए लगा हुआ है, करेक्ट। बट जो 5 लाख वाला बंदा है ना, आपको अंडर कॉन्फिडेंट मिलेगा, ठीक है। आप उससे कुछ पूछोगे तो घबरा जाएगा, हाँ, ठीक है। टेक्निकली इतना साउंड नहीं होगा, एक साउंड होगा भी सही तो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा होगा। ये करेक्ट, प्रेजेंटेशन इज द की, मतलब आपको सब कुछ आता है, आप प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, करेक्ट। तो वो चीज होती है, फर्क जो होता है। तो जो रेंज रहती है एक फ्रेशर के लिए, इट कैन बी 5 लाख और 30 lakhs, बट इट्स अप टू यू कि आप सीए डिग्री को जो आर्टिकलशिप का फेज है उसको कैसे आप यूटिलाइज कर रहे हो। चलो, आर्टिकलशिप के बारे में थोड़ा सा और बताइए कि आर्टिकलशिप में मतलब क्या रेलेवेंस है उसका, ज़रूरी भी है? क्योंकि जनरली आर्टिकलशिप में तो ऐसा मेरा मानना है कि कुछ खास काम करवाते नहीं है। अब मुझे सीए की आर्टिकलशिप का आइडिया नहीं है। एक तो ये कितने ड्यूरेशन की होती है और कैसे कैसे काम मिलते हैं, इन सब के बारे में सब बताइए जो भी आप जानते हैं।
देखिए ये आर्टिकलशिप जो रहती है 3 साल की रहती थी पहले, अभी 2 साल का हो गया है कुछ इसके अंदर। तो अब क्या है कि इसके अंदर आपके पास मतलब डिफरेंट फर्म्स होती है, लेकिन हर किसी का ड्रीम होता है बिग फोर में जाना, राइट। है ना, बिग फोर जाना है, Correct, बिग फोर जाना है। तो इसके अंदर बिग फोर में अब आप एक चीज समझो, लेट्स से 10,000 लोग हैं जो कम्पीट कर रहे हैं बिग फोर के लिए, और बिग फोर में 500 वैकेंसी है। लेट्स एग्जांपल दे रहा हूँ, 500 वैकेंसी है, तो 10,000 लोगों को बिग फोर ही जाना है। उनके लिए जितना मर्जी वो बोल रहे हैं कि दे डोंट वांट टू गो इन बिग फोर, चीजें चल रही हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी सुनते रहते हैं हम लोग, बट अल्टीमेटली एवरीवन वांट्स टू वर्क विद बिग फोर, जितना मर्जी आप बोल लो, है ना। तो अब हर किसी को बिग फोर जाना है, लेकिन मैंने वैकेंट भी अपनी आर्टिकलशिप बिग फोर से ही की थी। अच्छा, तो KPMG से बेसिकली। हाँ जी। ग्रेट। तो 10,000 जो लोग हैं उसमें से 5% लोगों का सिलेक्शन होगा। नाउ जो बिग फोर है, ठीक है, बिग फोर अब क्यों लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको वहां पर एक कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बोला, 2 चीजें चाहिए, टेक्निकल कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन, जो कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं हम लोग। तो वो दोनों चीज आपको बिग फोर देता है। क्यों? क्योंकि आप उनके बिग फोर उसके वैसे क्लाइंट्स के साथ आप डील कर रहे होंगे, है ना, जिनके 10-10 हज़ार, 20-20, 25-25 हज़ार करोड़ के टर्नओवर्स हैं, है ना, उन लोगों के साथ आप बैठ रहे होंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब आप उनके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो ही जाएगा। और एक तरफ आप ऐसे चिंदी क्लाइंटों से डील कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों में फर्क सोचो आप, ठीक है। तो और हर कोई क्या करना चाहेगा, एक बिग फोर में जाना चाहेगा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहेगा, तो कंप्लीट होता है वहाँ पर, लेकिन 500 लोगों का सिलेक्शन होता है, लेकिन बाकी जो लोग हैं, और वहाँ पे अगेन क्रीम जो लेयर होती है वो वहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं आपके सीवी में स्पाइक चाहिए होगा वहाँ पे जाने के लिए, ठीक है। तो या तो आपका जो एकेडमिक है वो अच्छा होना चाहिए, या फिर आपने कुछ एक्टिविटीज करी हुई है ना, वो आपने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कर रखा है, जैसे इंटर्नशिप करी हुई है आपने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करी हुई है, लेट्स से, है ना, तो ये कहीं ना कहीं स्पाइक डाल रहा है आपके सीवी के अंदर। तो आपके सीवी में ऐसा क्या है जो उन 9500 लोगों के सीवी में नहीं है, करेक्ट। ठीक है। तो वो चीज आपको अलग बनाएगा जब आप वहां पर आप बैठे होंगे इंटरव्यू के लिए, या जब आपके सीवी की शॉर्ट लिस्टिंग भी हो रही होगी, ठीक है। तो अब हर कोई, अगर आप सोचो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, भगवान तो बहुत बुरा कर रहे हैं, है ना, मेरा तो बिग फोर में क्यों नहीं हो पाया, मेरा भी नहीं हो पाया था, और मेरे को आज, मैं उस समय सोचता था कि मेरा क्यों नहीं हो पाया, मैं तो फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लिया था सीए इंटरमीडिएट IPCC, है ना, बहुत ग्रुप भी थे, मेरा बिग फोर में क्यों नहीं हो पाया। मेरे पास वो स्किल्स ही नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि मेरा जो सीवी है वो तो 10,000 जो सीवीज है बाकी के सबके जैसे सेम ही तो है, और बाकी के जो लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके पास एडिशनल चीजें हैं, जैसे उनके पास लेट्स से उन्होंने कॉलेज का रखा है, SRCC से है कोई, तो वाई दे विल प्रेफर ओवर, मतलब उनको प्रेफर करा जाएगा ओवर यू, राइट। तो आप उनके पास एक स्पाइक मिल गया, बट यू हैव टू फाइंड योर ओन स्पाइक। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उन्होंने कॉलेज कर लिया तो 12th के बाद आप अगर आप सीधा जा रहे हो तो आपका नहीं होगा। यू हैव टू फाइंड योर ओन स्पाइक कि यार मेरे को ना, एक लेट्स से मेरे को स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज है, मैं एक्सपर्ट हूँ उसके अंदर, तो मैंने कुछ चीज लिखी कि यार मैं तो इसके अंदर ऐसा एक्सपर्ट हूँ और ये कर रखा है मैंने, लेट्स से। या फिर मेरे लिंक्डइन पे इतने फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैंने गवर्नमेंट में मैंने एक इंटर्नशिप कर रखी है, या मेरी पहले से कुछ ये एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, तो ये चीज है, तो आपको स्पाइक दिखाना पड़ेगा बिग फोर वाले को। अपना सीवी बहुत अच्छा बिल्ड कीजिए। एग्जैक्टली। तो आपके हिसाब से बिग फोर ही अच्छा इंटर्नशिप करने के लिए, और बाकी का क्या प्रेफरेंस शुड क्यों बी, का क्या? प्रेफरेंस शुड बी फॉर बिग फोर। प्रेफरेंस जितना मर्जी आप बोल लो, लेकिन प्रेफरेंस शुड बी फॉर बिग फोर, बिकॉज क्योंकि जो 2 चीजें हैं वो वहीं से मिलेगी आपको। अगर आप कर सकते हो कहीं पे, और वो पैसा लेके नहीं कहीं कह रहा कि बाकी फॉर्म्स में नहीं मिलेगी, नीचे की और भी फॉर्म्स हैं, बिग 6 देन टॉप 10, उसमें भी आपको मिलेगी, बट द पॉइंट इज जो सबसे अच्छा है उसी के लिए जाओ ना, ठीक है। तो अगर वहां नहीं हो पा रहा, देन यू शुड एक्सप्लोर अदर थिंग्स, ठीक है यार, अब मैं बिग 6 में आऊंगा, अब मैं टॉप 10 में आऊंगा। बिग 6 क्या हुआ? बिग 6 में तो 2 फॉर्म्स और जुड़ जाती हैं, इसका मतलब GT एंड BDO, एंड बिग 4 इज Deloitte, KPMG, Ernst and Young और PwC, 4, and big 6 is GT and BDO, okay. मैक्सिमम सैलरी क्या होती है? इसके अंदर वही है, धीरे धीरे आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी। लाइक अगर आप बिग 4 या बिग 6 में हो, एंड इफ यू कैन सी योर सेल्फ एज अ पार्टनर, तो आप 1 करोड़ का पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड दैट पार्टनर यू कैन अचीव मिनिमम जो पीरियड है, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, इफ यू आर दैट गुड कि आप, होता है ना कि यार ये तो बढ़िया बंदा है,
है ना, क्लाइंट भी लेकर आ रहा है, काम भी बढ़िया करता है, मतलब आपको दिखाना पड़ता है क्लाइंट, मतलब पार्टनर बनने के लिए वो चीज़ दिखानी पड़ेगी आपको, मैं क्लाइंट भी लेकर आ रहा हूँ यार, बड़े बड़े क्लाइंट लेकर आ रहा हूँ। तो फिर अगर आप सीए बन गए उसके बाद 10 से 12 साल के अंदर यू कैन सी योरसेल्फ एज अ पार्टनर, ठीक है। 10 से 12 साल मिनिमम, मैक्सिमम पीरियड कैन बी मतलब 20 साल 25 साल। पार्टनर आप देख सकते हो। हाँ, वन ऑफ माई नोन, उनको 5-7 ईयर्स ही हुए हैं एंड ही इज अर्निंग 1 करोड़, मतलब उनका पैकेज है, और यहाँ भी नहीं है, सीधा लंदन में, बिग 6 में से ही है एक, वो भी सीधा लंदन में ही काम करते हो। मैं इंस्टाग्राम देखती रहती हूँ, आज यहाँ है पेरिस में, कहीं यहाँ है वहाँ है, मतलब सीए ने उनको काफी कुछ दिया। राइट, लेकिन वो लंदन में है। नहीं, वो यहाँ से है, और यहाँ से काम 5-6 साल काम करने के बाद, यही बिग 6 में ही थे, वो चले गए, मतलब उनको भेज दिया गया वहाँ लंदन में। लेकिन 1 करोड़ की इसका सैलरी बेस। कहाँ पर है? हाँ, आई थिंक लंदन में ही ऑफर लंदन में। है। हाँ, लंदन के आप यहाँ पे जब होता है ना परचेजिंग पावर पैरिटी, जब आप निकालोगे तो वो फिर आपको पता चलेगा वो 1 करोड़ का यहाँ पे कन्वर्ट होकर अराउंड 25-30 लाख हो जाता है। अच्छा, ओके। तो उस हिसाब से रहता है। तो ये नहीं पता इंडिया से मिलती है या लंदन से मिलती है, ये मुझे आई। लेकिन अगर वो लंदन में रहते हैं तो फिर वो खर्चे भी उस हिसाब से होंगे ना। हाँ, ऑफ कोर्स तो वो चीज़ रहती है। राइट। तो एक सीए की डेली लाइफ कैसे होती है, क्या उसका रूटीन रहता है, मतलब थोड़ा बताइए। मतलब आप भी, यू बीइंग अ सीए, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। एक डेली रूटीन तो वही होता है, क्लाइंट से डीलिंग सबसे पहली चीज़, तो जो एक सीए की लाइफ में वही चीज़ रहती है, क्लाइंट से डीलिंग, ठीक है, जो चीज़ें रहती है। तो अब वो क्लाइंट से डील करके ये डिपेंड करता है कि वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है या जॉब कर रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्लाइंट्स कैसे लाते हैं आप, कैसे लाते हो क्लाइंट्स? ये वैसे क्लाइंट जो लाना ना एक कला है। तो मैंने तो काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज यूज़ करी थी व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, है ना। तो उस समय पे क्या था, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जोमेटो स्विगी होता है, मैंने काफ़ी मतलब जुगाड़ वाली जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें कर रखी है। तो जोमेटो स्विगी होता है, उसके ऊपर ना रेस्टोरेंट्स के नंबर मिल जाते हैं आपको। अच्छा। हाँ, तो उन रेस्टोरेंट्स के नंबर के साथ अब वहाँ से रेस्टोरेंट्स के नंबर मिल गए, और हर रेस्टोरेंट के बंदे को जीएसटी और फूड लाइसेंस वो चाहिए होता है। और जीएसटी नहीं भी चाहिए हो तो फूड लाइसेंस उसका एक्सपायर हो जाता है, या जीएसटी कहीं से करवा रहा है तो फूड लाइसेंस तो एक्सपायर हो गई, 5 साल का मैक्सिमम वैलिडिटी होती है फूड लाइसेंस की। तो आप वहाँ से कुछ कर सकते हो, ठीक है। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट जो क्लॉजेज हैं सीए के, जो कुछ क्लॉजेज हैं, यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट एंगल एज वेल। उसके बाद एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, वो सब नहीं कर सकते, तो वो चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपको, ये चीज़ मैंने आपको हिंट दे दिया है, हाँ, ठीक है। जैसे आप फूड, किसी बेवरेजेस फूड वगैरह के पास चले गए फूड लाइसेंसिंग के लिए, ऐसे क्लब्स होंगे, बार्स है, बहुत कुछ है ऐसा के आप अप्रोच कर सकते हो। जीएसटी के लिए अप्रोच कर सकते हो, या फिर आप लाइसेंस के लिए अप्रोच कर सकते हो। राइट, इसमें एक चीज़ और है, जैसे साइबर कैफे वाले होते हैं, उनके पास आप जा सकते हो। साइबर कैफे वालों के पास जनरली क्या होता है, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती जब आप इनिशियली जब स्टार्ट कर रहे हो, करेक्ट। ठीक है। आपको क्लाइंट चाहिए, साइबर कैफे वाले के पास चले जाओ, उनके पास जनरली ना क्लाइंट्स आ जाते हैं, अप्रोच करते हैं उनको, आईटीआर भरवानी है वो अब खुद तो जानते नहीं है, तो दे कैन मतलब आप उनको अपना नंबर दे सकते हो, एंड दे कैन यूज यू कि हाँ ये मेरा रेफरेंस है, तो वहाँ पे जा सकते हो। तो साइबर कैफे वाला हो गया, दुकान वाले हो गए आपके आसपास वाले, है ना, यू कैन अप्रोच टू देम। फ्रेंड्स को बुलाओ सबको, जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, सबको, दोस्त को, मतलब सिर्फ जनरल एक इन्विटेशन कि भाई मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, आजा चाय पीने के लिए आजा, है ना। नेटवर्किंग करो, नेटवर्किंग पार्टी दे रहा हूँ, ठीक है, छोटी मोटे वाले समोसा खिला दो, ठीक है, तो उनको बुलाओ। मुझे लगता है दोस्त सारे नालायक ही होते हो, कहाँ पैसे देंगे। मैं दोस्तों की बात ही नहीं कर रहा कि उनको, दोस्तों को मैं कह नहीं रहा कि दोस्तों को क्लाइंट बनाओ, या दोस्तों को अप्रोच, कहने का मतलब ये अगर बन जाते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आपके दोस्त होंगे सीए फील्ड के होंगे, आपने उनको बुलाया, एक गेट टुगेदर हुआ, अब उनके माइंड में आ गया कि बंदा प्रैक्टिस में, अब जब भी उनके सामने कोई आएगा क्लाइंट, तो वो क्या बोलेंगे, अच्छा यार शार ने तो भाई मेरे को बुलाया था चाय के ऊपर, प्रैक्टिस स्टार्ट करी है उसने, उसको मैं बोलता हूँ। तो उसके माइंड में आ गया, दिमाग में आ गया कि यार ये बंदा भी तो एग्जिस्ट करता है जो प्रैक्टिस स्टार्ट करी है जिसने। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि उनको क्लाइंट बनाओ, लेकिन आपके फील्ड के ही लोग होंगे वो, और जब उनके साथ कोई इंटरेक्ट करेगा, जब उनसे कोई पूछेगा कि जीएसटी यार कोई भरता हो, रिटर्न विटर्न जिसको जानते हो, तो किसी को रेफर कर सकते हो, तो वो फिर आपको याद करेंगे, हायर से चाय पे बुलाया था भाई,
चाय का बदला तो देना ही है, चुकाना पड़ेगा। आई थिंक आप जितना काइंड भी हो ना सामने वाले के साथ, जैसे मैंने एक लॉ के ऊपर पॉडकास्ट किया था, वो सर बहुत काइंड है, तो जब भी मुझे कुछ लॉ से रिलेटेड याद आता है मैं उनको रेफर करती हूँ। ये बात सच है, आप जितना किसी के साथ काइंड रहोगे तो आप उसी को ही रेफर Exactly. करते हैं। कोई मतलब ही इंसान होगा, आप कभी उसको सोचोगे भी नहीं अपने माइंड में। ये तो बात सच है। चलिए, तो क्या सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस ज़रूरी है सीए के लिए, या नेटवर्किंग कम्युनिकेशन से मतलब अपना काम हो सकता है? यही कीज है, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन यही की है। ओके। अगर देखो यार, काम करना ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप जानते हो बढ़िया काम करना अच्छी बात है, लेकिन काम लाना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है ना। तो नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि लोग इग्नोर करते हैं वाइल डूइंग देयर आर्टिकलशिप, वाइल डूइंग देयर जॉब, बिल्कुल। है ना। तो जितने ज़्यादा आपके नेटवर्क होंगे उतनी ज़्यादा आपकी नेटवर्थ होगी इन फ्यूचर। योर नेटवर्क इज Is योर your net नेटवर्थ। वेरी ट्रू। राइट, वो उस समय पे नेटवर्थ नहीं होगी, बट लेट्स से कहीं पर भी ऐसा, मतलब एक जोक है ना, कि आप जब आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट कर रहा है वो भी आपका दोस्त, नेटवर्क में, हाँ। जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी आपका दोस्त हो, जो आपको सेलेक्ट कर रहा है वो भी आपका दोस्त हो। क्या बात कही है आपने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही नेटवर्किंग के ऊपर। चलिए, तो सीए में आपके हिसाब से इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करना सही है, फ्रीलांसिंग करना सही है, या जॉब करना सही है? यार सीए में मेरे हिसाब से इफ़ यू आर कमिंग इनटू प्रैक्टिस, जीएसटी, इनकम टैक्स, इसके बियॉन्ड सोचो। करेक्ट। ठीक है, इसमें बहुत लोग आ गए हैं, बहुत लोग कर भी रहे हैं। बियॉन्ड कैसे सोचें? बियॉन्ड मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा। लाइक फेमा एक ऐसा एरिया है, आप देखोगे आप बाहर से काफ़ी सारा फंड आ रहा है इंडिया के अंदर, लेकिन फेमा के आप मेरे को एक्सपर्ट्स बताओ, बहुत रेयर मिलेंगे। मतलब ये मैंने 2-3 साल पहले चेक करा था, बहुत रेयर मिलेंगे आपको फेमा के एक्सपर्ट मतलब कि जिनकी एक्सपर्टीज है, मतलब कि कुछ भी पूछ लो यार, मतलब कहीं से भी कुछ ऐसा है, कुछ दिक्कत आई, कहीं भी फंस गए तो उन्हीं के पास अप्रोच करेंगे। तो क्या होगा, अब आप एक चीज समझो कि जितने भी सीएज होंगे, लेट्स से फेमा के 100 एक्सपर्ट है पूरे इंडिया के अंदर, एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी कितने नंबर ऑफ फेमा एक्सपर्ट मेरे को नहीं पता, तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फेमा का। ठीक है, तो लेट्स से कोई भी कुछ भी चीज हो रही है फॉरेन एक्सचेंज को लेकर, ठीक है, तो क्या होगा, पीपल विल अप्रोच दोस स्टैंडर्ड्स ओनली ना, जितने भी सीएज हैं, जितने भी लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को अप्रोच करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है फेमा का। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो अदर अपॉर्चुनिटीज है उनके अंदर जाओ, रेदर देन कि आप इनकम टैक्स, जीएसटी, ठीक है, आप जब इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ भी आ रहा है कर सकते हो आप, ठीक है, ट्रेडमार्क भी बनाओ, फूड लाइसेंस भी बनाओ, कुछ भी बना रहे हो बनाओ, बट द पॉइंट इज आपको वो एक्सपर्टीज सोच के कि यार कहाँ पर ऐसा एरिया है जो अनटैप्ड है और जहाँ पर अच्छा खासा बनाया जा सकता है। अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए उसमें, बेसिकली थोड़ा सा बताएं। इन्वेस्टमेंट तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं चाहिए, आजकल तो आप देखोगे कोवर्किंग स्पेसेस आ गए, तो जस्ट यू नीड अ लैपटॉप और आप दुकान खोल के बैठ सकते हो। तो प्रैक्टिस में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट येस आप जब कोई एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, लोग हायर कर रहे हो, दैट यू कैन थिंक कि आपको कुछ फ्रीलांसर्स हायर करने हैं, या फिर आपको फिक्स, क्योंकि फिक्स जब आप लोग रखते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है राइट टूवर्ड्स देम, तो आपको फ्रीलांसर्स हायर करने हैं या फिर फिक्स बेसिस पे हायर करने हैं, तो वो चीज़ आपको समझ के उसके बाद आपको करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस में ऐसा तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कोवर्किंग स्पेसेस आ गए, तो वहाँ से स्टार्ट आप कर सकते हो, लैपटॉप चाहिए आपको बस। तो अगर प्रैक्टिस में जाना है, सबसे पहले तो अपना नेटवर्किंग ही अच्छा रखो, पहले इसके लिए एक जॉब कर लो, नेटवर्क्स बना लो, और उसके बाद प्रैक्टिस पे जाओ। आई थिंक वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। आप क्या कहेंगे इस पे? राइट। तो अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग रहेगा, तो जैसे कई बार क्या होता है कि आप देखोगे कि जैसे सीए के जो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे फादर की प्रैक्टिस चल रही है, उसी को टेक ओवर कर लिया, तो वहाँ से उनको क्लाइंट मिल गए। लेकिन जो बंदा नेपोटिज्म। जो बंदा एक नया बंदा आ रहा है जिसके कोई बैकग्राउंड नहीं है, अगर वो प्रैक्टिस में आ रहा है, तो अगर आप रैंडम प्रैक्टिस में आ जाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी उस समय पर। करेक्ट। ठीक है, मैंने तरीके तो बता ही दिए वैसे कि क्या क्या तरीके हैं, हाउ यू कैन गेट द क्लाइंट, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी के क्लाइंट नहीं मिलेंगे, वो स्टार्टिंग की प्रैक्टिस आपको ग्रैब करने के लिए, ठीक है, थोड़े ठीक ठाक क्लाइंट आपको मिल गए, वहाँ पे बल्क में आपको क्लाइंट मिल जाएंगे जो तरीके मैंने आपको बताए, बट द पॉइंट इज कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी के क्लाइंट चाहिए तो आपका वो नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए,
और नेटवर्क जो है आपका आर्टिकलशिप, सीए, जाओ डिफरेंट इवेंट्स में जाओ, सेमिनार्स अटेंड करो, इवेंट्स अटेंड करो। एग्जैक्टली जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलोगे, जितने ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा, और जितना ज़्यादा नेटवर्क स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। चलो ठीक है। सीए की लाइफ सच में बिजी होती है या ये एक मिथ है? क्योंकि मैंने देखा है, दिखाते हैं एग्जैक्टली, मैंने देखा है लोग रात के 2-2 बजे आ रहे हैं। अब ऐसा क्या काम करो जो 2-2 बजे, क्या ये सच में होता है या मतलब इसके बारे में थोड़ा पता है? यार जैसे अगर बिग आप फोर्स में शायद, हाँ 4 में, आई एम नॉट श्योर दो। हाँ बिग 4 में, तो मैं आपको बताऊं, मैंने बिग 4 में 1 साल 3-4 महीने काम करा था। then I basically started my practice. So along with that I was also doing working with one of the big 6 firm. तो बिग 4 की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैंने 1 साल 3-4 महीने काम करा था, उसमें से 6 महीने मैं रात को 12 बजे के बाद आया हूँ। अच्छा होता है मतलब ऐसे? तो ऐसा होता है, बट अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्या रहता है, और वो प्रेशर भी रहता है आपके ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आपका मैनेजर सही है ना, और अगर आपके ऊपर की टीम सही है जो आपको मैनेज कर रहे हैं, तो आपको ना मज़ा आता है वो काम करने में भी, है ना। तो वो प्रेशराइज फील नहीं होता। और अगर आप रात को लेट भी आ रहे हो तो आपको, अगर आप सीख रहे हो रात को लेट आ रहे हो तो आपको मज़ा आएगा उसके अंदर। यस, वर्किंग होती है उसके अंदर, लेट नाइट वर्किंग्स भी होती है, जो हम देखते हैं 2-2 बजे लोग आ रहे हैं, बिल्कुल आते हैं उसके अंदर। लेकिन हाँ, लेकिन उनको 2 तरीके की कैटेगरीज के अंदर लोग आ जाते हैं, जिनको मज़ा आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार कहाँ फंस गया यार, मैं 2 बजे आ रहा हूँ, छोड़ो इसको, भागो, टेंशन में आ जाते हैं, है ना, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और वो चीज़ें चलती रहती हैं उन लोगों के साथ। लेकिन आपको अगर मज़ा आ रहा है तो फिर वो अच्छी चीज़ है, मतलब। बट टिल द टाइम आपको मज़ा आ रहा है, आप वहाँ पे करो। लेकिन जब आपको लगे ना कि यार बस अब बहुत हो गया, अगर आपको थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं लेना अपने ऊपर, जब आपके माइंड के ऊपर प्रेशर लगने लगे ना, आपको थोड़ा सा लगने लगे कि यार मैं अपनी हेल्थ के ऊपर ले रहा हूँ ये चीज़ें अब, तो उस समय पे मेरे हिसाब से आपको कहीं पर भी हो, आप कैसी भी फर्म के अंदर, कितने भी आपको पैसे मिल रहे हो, लाइफ से इंपॉर्टेंट थोड़ी है। करेक्ट करेक्ट। तो जान है तो जहान है, कहीं कर लेंगे, कमा लेंगे, कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने, मतलब इसमें यह है कि लोग जो होते हैं अपने मैनेजर को छोड़ते हैं, कंपनी को नहीं छोड़ते। अगर आप 12 बजे तक, 2 बजे तक भी काम कर रहे हो और आपको मैनेजर अच्छा है, आपको वही है ना कि इंटरेस्ट जागा हुआ है आपको, मतलब हम लोग 12 बजे भी एक्टिव रहते थे, इतना मज़ा आता था काम करने के अंदर, क्योंकि हमारे मैनेजर उस हिसाब से थे। नाउ यू हैव टू थिंक कि अगर आपके मैनेजर अगर आपको प्रेशराइज कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, सीएफओ बनना क्या सीए के थ्रू ही पॉसिबल है या उसके लिए कोई और वे आउट भी होता है? मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ना, ये पर्टिकुलरली सीए के लिए है ही नहीं। उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि सीए जो होता है ना, आप एक चीज़ समझो कि जनरली उसको देखा जाता है टैक्स के अंदर, ऑडिट के अंदर। सीए को जब हम सीए की बात करते हैं, आप वहाँ देखते हो ऑडिट के अंदर कहीं कोई स्टैट में कोई काम तो सीए का ऑडिट करना ही होता ऑडिट, टैक्सेशन, है ना, इन जगहों पे आप देखोगे। व्हेन वी टॉक अबाउट सीएफओ, तो ये आप डिग्री के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, इट्स अ पोजीशन। तो हर कोई भी बन सकता है, बीकॉम वाला बंदा भी बन सकता है, अच्छा, है ना। बट प्रोवाइडेड वो बीकॉम वाले बंदे के पास वो कैपेबिलिटी है। लाइक मैंने ऐसा भी देखा है कि वो बीकॉम वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो सीए उनके अंडर में काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई सीए बन गया तो वही उस लेवल तक पहुंच सकता है। तो जो सीएफओ है, इट्स अ पोजीशन, है ना। अगर कंपनी के अंदर लगता है किसी को कि यार ये कैपेबल बंदा है, ये भले ही बीकॉम है, तो उसको बना देंगे, है ना। उसके पास वो स्किल्स है, उसके पास वो कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है। क्योंकि सीएफओ आपको प्रेजेंट भी करना होगा कंपनी को, एज अ सीएफओ, एज अ सीईओ आपको प्रेजेंट करना होता है, आप फेस होते हो कंपनी के। तो कोई भी आपके पास जितनी मर्जी टेक्निकल स्किल्स है, हम वहीं पे आ जाएंगे, जितनी मर्जी टेक्निकल स्किल्स है, बट अगर आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है तो आपको सीएफओ नहीं बनाएंगे वहाँ पर। सीए आप बन पोजीशन, Right. क्या फुल फॉर्म क्या होता है वैसे? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। हाँ ओके। तो देन और इन्वेस्टमेंट बैंकर, इसका भी रास्ता? हाँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी आ रहे हैं। तो सीएफओ इट्स अ पोजीशन। इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो आप देखोगे जो सीएस जाते भी है ना, जैसे कुछ मेरे जूनियर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर हैं, तो उनको ना उसी तरीके से वो माइंडसेट रखना पड़ता है अपना, आर्टिकलशिप फेज से ही माइंडसेट रखना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो रास्ता होता है, या तो आप M&A प्रोफाइल के अंदर हो, ठीक है, M&A इज मर्जर एंड एक्विजिशन, अच्छा, इस प्रोफाइल के अंदर हो, ठीक है। तो कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं जहाँ पर या तो आप जैसे मर्चेंट बैंकिंग के अंदर कुछ चले गए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी आजकल कुछ चीज़ें और रहती हैं जो आर्टिकलशिप भी होती है उसके अंदर। तो द पॉइंट इज़ कि उसका जो रास्ता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, वो इट्स नॉट ओनली फॉर सीए, इट्स ऑल्सो फॉर अदर प्रोफेशनल, जो भी जिसको भी लगता है ना यार, जब इंटरव्यू में बैठे होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के,
तो मैंने बात करी है, मेरे को उस बेसिस पे, आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, जो जूनियर से मैं बात कर चुका हूँ जिनका हो रखा है, तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि जो केस स्टडी दी गई वो उसको कितने बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा है, बता पा रहा है। अगर वो बंदा भले ही बीकॉम का है लेकिन उस तरीके का वो माइंडसेट डेवलप कर चुका है कि उसको चीज़ें समझ में आती है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, ठीक है, उसको डिसीजन समझ में आते हैं कि कैसे क्या लिए जा सकते हैं, तो उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। राइट राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फियर ऑफ फेलियर के बारे में बात करें, जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए आप क्या बोलेंगे, कैसे बाउंस बैक करें? तो फियर ऑफ फेलियर, तो जैसे मेरे पास, मैं तो ये बोलूँगा मेरे पास फियर ऑफ फेलियर नहीं था फर्स्ट टाइम किया था, जैसे हमने बात ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, तो लेकिन सेकेंड हैंड में मेरे को था वो चीज़, फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि फेल भी होता है, पता चल चुका था मेरे को कि फेल भी हो सकता है बंदा। तो वहाँ पर मेरे पास एक फियर आ गया था कि यार कहीं मैं दोबारा फेल नहीं हो जाऊँ। अगर मैं दोबारा फेल हो गया तो मेरी जो फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं ये बोलूँ कि मैं दोबारा तीसरा अटैम्प्ट भी दूँ। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को जॉब भी करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद दैट, है ना, भले कुछ भी कमाऊँ लेकिन मेरे को जॉब करनी पड़ेगी। तो वो एक फियर ऑफ फेलियर था मेरे माइंड के अंदर, लेकिन वो फियर ऑफ फेलियर रख कर मेरे लिए वो एक कहीं ना कहीं बूस्टर की तरह काम करा, मोटिवेटर की तरह काम करा, एंड आई क्रैक्ड इन माई सेकेंड अटैम्प्ट, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, है ना। तो फियर ऑफ फेलियर अच्छा भी है और बुरा भी है, प्रोवाइडेड आप उसको किस तरीके से ले रहे हो। अगर वो आपके ऊपर हावी हो गया तो आप सिर्फ उसी में लगे रह जाओगे, पूरे टाइम उसी को सोचते रहोगे कि यार एंजाइटी हो जाएगी, आप कर ही नहीं पाओगे, परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने उसको एज अ मोटिवेटर लिया कि यार अगर ये नहीं हो पाया तो भाई यही ऑप्शन है, यही रास्ता है आखिरी लास्ट, उसके बाद मेरे को चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेगी, है ना। तो फिर आप परफॉर्म करोगे उस बार, क्योंकि आपको पता चलेगा कि यार अब मैं, अगर आप देखोगे बच्चे बोलते 16 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन 16 घंटे में से 5 घंटे वो पढ़ रहे हैं, 11 घंटे उनका दिमाग ही नहीं है, फोकस ही नहीं है। तो और बोलते हैं 16 घंटे पढ़ के आए हो, घर वालों को बता रहे 16 घंटे, लेकिन जब आपके पास वो फियर ऑफ फेलियर होगा दिमाग में ना, और आपको पता 3 महीने हैं आपके पास इस अटेम्प्ट को क्लियर करने के लिए, तो वो आप 16 घंटे अगर आप पढ़ोगे ना तो फोकस के साथ 16 घंटे पढ़ोगे। तो वो चीज़ें होती हैं। अगर आप फियर ऑफ फेलियर को एज अ पॉजिटिव वे में लोगे कि यार जैसे मैं आपको बताया कि यही है एक ऑप्शन, इसके अलावा मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बूस्टर की तरह काम करेगा। अगर आप उसके ऊपर प्रेशर ले लोगे फियर ऑफ फेलियर का, तो वो आपके लिए नेगेटिव काम करेगा और कहीं ना कहीं आपको वो आपकी हेल्थ के ऊपर आपको डिप्रेस बनाएगा और काफ़ी चीज़ें ख़राब कर सकता है। राइट राइट राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप सीए ना होते तो आप क्या होते? सीए तो जैसा मैंने आपको बताया, मैंने सोचा 12th में था, तो सीए नहीं होता तो माइट भी मैं आज नहीं सोच सकता कि मैं क्या कर रहा होता। उसका मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि देखो यार चीज़ें ना मेरे लिए तो पाथ बनता गया, वही होता है ना, डेस्टिनी जो लिखी होती है ना वो हो जाता है। कि जैसे सीए में अब ऑल इंडिया रैंक 47 आ गई मेरी सेकेंड अटैम्प्ट में, वो कहीं ना कहीं आपके डेस्टिनी में था कि ऐसे ही होगा चीज़ें, ठीक है। नाउ आई कैन शो ऑन माई लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के मेरी रैंक आई थी, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर मेरा क्लियर भी हो जाता तो क्या आज मैं शो ऑफ कर पाता? तो अगर मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर हुआ तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी में लिखा हुआ था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चीज़ें ना डेस्टिनी में लिखी होती है। जो सीए भी है ये मेरे हिसाब से डेस्टिनी में लिखा हुआ था। तो मैं अगर बोलूँ कि सीए नहीं होता तो माइट भी मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट में होता, क्योंकि मेरा स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें, और मेरा इंटरेस्ट यार मतलब मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने हैं मेरे को। इस साल अगर मैं बात करूँ, अब हम एंड हो रहा है 2024, तो मैंने इतनी स्किल्स नहीं सीखी है, स्विमिंग, गिटार बजाना, ठीक है, और खाना बनाना, क्या, और टेबल टेनिस डिफरेंट स्किल्स ऐड करी है। तो मेरे को स्किल्स ऐड करना में मज़ा आता है। हाँ। तो मुझे लगता है मैं कुछ भी हो सकता था, बट द पॉइंट इज़ कि अभी एज ऑफ नाउ मैं नहीं सोच सकता कि बियॉन्ड सीए मैं कुछ और होता। राइट राइट राइट, ठीक है। एक एडवाइस दे दीजिए सीए स्टूडेंट्स को जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या होने चाहिए? यार मेरे हिसाब से अगेन जैसे एक कोट है ना, इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। वेरी नाइस। हाँ, राइट। तो सेकेंड अटेम्प्ट में जो मैंने बोला, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या करा था, कोई प्लान नहीं था, फेल हो गया। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, कैसे चल रहा है, आपको किस स्टेप्स पे क्या किस तरीके से एक्शन लेना है, तो आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो।
तो आपको अगर आपका टारगेट है कि यार मेरे को 3 महीने में ये चीज़ क्लियर करनी है, तो आपको उसका प्लान होना चाहिए आपके माइंड में, आपके लिखा हुआ कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना। अब हम क्या करते हैं, जैसे टाइम टेबल बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं 3 महीने का टाइम टेबल आज ही बना लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे को बताओ, उस 3 महीने के अंदर दोपहर में मेरे को कुछ काम पड़ गया तो क्या करोगे, टाइम टेबल फिर बदल दोगे? तो टाइम टेबल ना ऐसे नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं आज भी अपना टाइम टेबल कैसे बनाता हूँ मैं बताता हूँ आपको, कि मेरे को पता है आज जब मैं रात को सो रहा हूँ तो मुझे कल का टाइम टेबल पता है, मेरा कल क्या क्या करना है। राइट। मुझे पता है कल मेरे पास 16 घंटे लेट से, है ना, एक्सेप्ट 8 घंटे मैंने हटा दिए सोने वोने इन सब चीज़ों के, मेरे को पता है 16 घंटे। नाउ 16 घंटे के अंदर मेरे को क्या करना है वो मेरे को रात को सोने से पहले डिसाइड करना है। एक दिन पहले का शेड्यूल तो पता होता है सबको, जैसे मेरे को पता था कि मेरे को आज यहाँ पर आना है, उसके बाद मेरे को कहाँ पर क्या चीज़ करनी है, तो एक दिन पहले का मेरे को चीज़ें पता है। ठीक है, इफ इट्स अबाउट स्टूडेंट, प्रोफेशनल, कोई भी चीज़, कोई भी बंदा है। आप बोलो मैं 3 महीने का शेड्यूल बना लूँगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप चीज़ बोल सकते हो कि 3 महीने के अंदर ये चीज़ मेरे को कंप्लीट करनी है ना, इस तरीके से कंप्लीट करनी है। बट आप जो शेड्यूल बनाओगे कि मेरे को किस समय पे कब क्या पढ़ना है, वो एक दिन पहले ही आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि अगले दिन का शेड्यूल मेरे को एक दिन पहले ही पता होता है कि मेरे को किस समय पे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने बोला, इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। वेरी नाइस। एक्चुअली हम बचपन में ऐसे ही शेड्यूल बनाते थे, 10 से 11 खाऊंगा, 11 से 12 खेलने जाऊंगा, 12 से 1 पढ़ाई करूंगा। राइट। और वो 3 महीने का एक साथ बना लेते हैं, यार हमें पता नहीं है ना कल क्या होने वाला है। राइट, बिल्कुल ठीक। तो आप अपना एक दिन पहले प्लान करके रखो और रिटर्न में प्लान करके रखो। एग्जैक्टली। चलो, बहुत मज़ा आया तुषार सर आपसे बात करके। गांधी टॉक्स की तरफ से एक छोटा सा जेस्टर आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। चलिए, आपकी कोई भी सवाल हो माइंड में तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल को आप बुलाना चाहो तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।